सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करेंगे। हिंदी व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हिंदी व्याकरण है वो आज हर प्रतियोगी परीक्षा का एक हिस्सा है, पाठ्यक्रम है। और हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर या पात्रता परीक्षाएं जैसे रीट हैं, सीटेट हैं, सीईटी हैं, इनमें भी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करेंगे। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है लिखित तौर पर, लिखित स्तर पर, वहां से शुरुआत करेंगे। तो हिंदी भाषा की लिखित स्तर पर सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण विचार, वो है वर्ण विचार। तो आज हम जो वर्ण हैं इन वर्णों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। क्यों कि भाषा की दृष्टि से ये सबसे छोटी इकाई है, लेकिन जो कंपटीशन है, प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें इनसे संबंधित, वर्ण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं भाषा की लिखित स्तर पर, भाषा की लिखित स्तर पर सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड न किए जा सके, और खंड न किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए, ई, उ, क, च, त, यानी ये वो इकाइयां हैं जिनको हम यानी दो भागों में नहीं बांट सकते। अब बात आती है वर्णमाला कि वर्णमाला किसे कहेंगे। वर्ण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है, व्यवस्थित समूह है। वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वर्णमाला कहलाता है। अब जो ये वर्ण है, इन वर्णों को यानी हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में, दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं? दो भाग स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो आज हम सबसे पहले स्वर पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए, उच्चारण करने के लिए
उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो हिंदी की जो वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला में स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ऐ, औ और औ। ये क्या है? स्वर है। ये क्या है? स्वर है। अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या वो कितनी है? 11। कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये क्या है? 11 स्वर है। ये क्या है? सारे के सारे क्या है? स्वर है। अगर ये पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या है वो है 4। ए, ई, उ और री। ये 4 क्या है? मूल स्वर हैं। ए, ई, उ और री। ये क्या है? मूल स्वर है। अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वर पूछ लें तो संयुक्त स्वरों की संख्या है 7। संयुक्त स्वरों की कितनी संख्या है? 7। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो जैसे ये आ है, आ स्वर है, ये ए के साथ ए का मेल है। ए के साथ ए का मेल है। जिसको हम बड़ी ई बोलते हैं, ये ई के साथ ई का ही मेल है। जिसे हम ऊ बोलते हैं, बड़ा ऊ, ये ऊ के साथ ऊ का ही मेल है। जिसे हम ऐ कहते हैं, ये ए के साथ ई का मेल है। जिसे हम ऐ कहते हैं, ये ए के साथ ऐ का मेल है। और जिसे हम औ कहते हैं, ये ए के साथ ऊ का मेल है, औ। और जिसे हम औ कहते हैं, यह ए के साथ औ का मेल है। अब हम कई बार उच्चारण करते हैं तो वहां हमारी स्थानीय बोली का प्रभाव होता है, इसलिए हम इसको ए कहते हैं, इसको ऐ कहते हैं, इसको ओ कहते हैं, इसको औ कहते हैं। लेकिन जब हम स्वरों के आपसी मेल को देखते हैं और उसके अनुसार जो ध्वनि पर आती हैं, तो उनका सही उच्चारण क्या है? ऐ, ए, औ और औ। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी? 7। कौन कौन से? आ, उसके बाद में बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐ, ए, औ और औ। ये जो 7 हैं, ये 7 क्या है?
संयुक्त स्वर है। ये 7 क्या है? संयुक्त स्वर है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो हमने वर्ण जो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई किस स्तर पर, लिखित स्तर पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौखिक स्तर पर, मौखिक स्तर पर भाषा की, मौखिक स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मौखिक स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि। ध्वनि कौन सी है? ध्वनि। और जो हमारी हिंदी भाषा है, ये पूछा जाए हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। लिपि क्या होता है? लिपि, लिपि से अभिप्राय है किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, और हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं ढंग। क्या कह सकते हैं? ढंग। किसी भी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, किस परिवार की भाषा है, किस परिवार की भाषा है, यानी विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं का अपने आप में परिवार है, वो अलग अलग परिवारों में बंटी हुई है। तो हमारी हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा है वो बहुरूपीय परिवार की भाषा है। बहुरूपीय परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की भाषा है? बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ये है हिंदी के 11 स्वर। तो हमने इसमें यह जान लिया कि कुल स्वरों की संख्या 11 है, मूल स्वर 4 हैं, संयुक्त स्वर 7 हैं। अब इनका देखते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या देखते हैं? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, कौन से स्वर का उच्चारण स्थान कहां से? ए और आ दोनों स्वर हैं, इन दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान है वो है कंठे, यानी इनका उच्चारण जो होता है वो होता है कंठ से। ई और ई यानी छोटी ई और बड़ी, इन दोनों का जो उच्चारण होता है वो होता है तालवे, यानी तालु से, जिसे हम सामान्य भाषा में यानी तालवा कहते हैं। ऊ और ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठे, यानी इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो दोनों होठ हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं, मिलते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठे। जो री है, री का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धा, मूर्धा का अर्थ होता है मसूड़े, यानी जब री को बोलते हैं तो हमारी जीवा का जो आगे का भाग है वो ऊपर का जो मसूड़ा है उसको स्पर्श करता है। तो री का उच्चारण करते समय यानी जो जीवा है उसका अगर भाग यानी मूर्धा को स्पर्श कर रहा है तो वो क्या है? मूर्धन्य। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं कि ऐ और ऐ का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है?
तो ए के साथ ई के मेल से बनी आई, तो ए का उच्चारण स्थान है वो है कंठे और ई का उच्चारण स्थान है वो है तालवे। तो दोनों मिलकर क्या हो गए? कंठे तालवे। अगर उच्चारण स्थान पूछना होगा प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी पेपर में, तो या तो ऐ और ए का पूछा जाएगा या फिर आ और औ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये ए के साथ ऊ के मेल से बने हैं, तो ए कंठे हैं और ऊ क्या है? ओष्ठे हैं। क्या है? ओष्ठे हैं। तो क्या बन गया? कंठोष्ठे। क्या बन गया? कंठोष्ठे। अधिकतर परीक्षा में यही पूछे जाते हैं, ऐ और औ का उच्चारण स्थान कहां से होता है। अब जब हम स्वर पढ़ते हैं तो कई बच्चों की यह जिज्ञासा रहती है कि ए और ए इनके बारे में क्यों नहीं बताया गया, तो इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ए के ऊपर आपको जो ये बिंदु लगा हुआ है, ये बिंदु कहलाता है अनुस्वार। क्या कहलाता है? अनुस्वार। क्या कहलाता है? अनुस्वार। और ए के आगे जो दो बिंदु लगे हुए हैं, ये दो बिंदु, ये कहलाते हैं विसर्ग। क्या कहलाते हैं? विसर्ग। अब अनुस्वार क्या है? अनुस्वार है, अनुस्वार के लिए यानी ये शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगा दिया जाता है इस तरह से, ये इसका एक चिन्ह है शिरोरेखा के ऊपर। लेकिन यह पूछा जाए कि अनुस्वार का यानी उच्चारण कहां से होता है, तो अनुस्वार है, पूछ लिया जाता है कि अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है, तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। कहां से होता है? नाक से। यानी अनुस्वार एक क्या है? नासिक्य ध्वनि है। क्या है? नासिक्य ध्वनि। क्या है? नासिक्य ध्वनि है। और एक आता है अपने चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जिसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। अनुनासिक के लिए जो चिन्ह है वो है शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में। शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में। अनुनासिक जो है, इसका अगर उच्चारण स्थान पूछा जाए तो मुख और मुख के साथ नाक, मुख और नाक दोनों से इसका उच्चारण किया जाता है। यानी हिंदी वर्णमाला में जो 11 के 11 स्वर हैं, ये मूल रूप से निर्नुनासिक हैं। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है यानी एक वचन से बहुवचन बनाने की, वहां इन स्वरों में अनुनासिकता लाई जाती है और अनुनासिकता ला करके यानी एक वचन से बहुवचन बनाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। उसके अलावा विसर्ग, विसर्ग जो है, विसर्ग के लिए इस तरह का एक चिन्ह है वो निर्धारित किया गया है मानक के रूप में। तो विसर्ग है वो स्वर रहित, स्वर रहित जो है स्वर रहित है की तरह है, स्वर रहित है की तरह इसका उच्चारण होता है, इसका उच्चारण होता है, उच्चारण होता है, इसका उच्चारण होता है। और इसका प्रयोग अधिकतर कहां होता है? यानी तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है।
तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तत्सम शब्दों में। जैसे प्रातः, स्वतः, संभवतः, यानी तत्सम शब्दावली जहां होगी वहां विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। ये जो अनुस्वार हैं, अनुनासिक हैं, विसर्ग हैं, इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह्य ध्वनि कहा जाता है। अयोगवाह्य ध्वनि कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी लेते हैं हम। सबसे पहले अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक यानी इसके उच्चारण के समय, इसके उच्चारण के समय, इसके उच्चारण के समय हवा कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं। उच्चारण के समय हवा, मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती हैं, बाहर निकलती है, दोनों से बाहर निकलती है, दोनों से बाहर निकलती है। इसको शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा, शिरोरेखा जो हम अक्षरों के ऊपर जो ये लाइन बना रहे हैं ना, ये शिरोरेखा है। शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, इसको शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के, चंद्र बिंदु यानी इस तरह से चंद्र बिंदु के रूप में, चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे चांद, यानी जब इसका उच्चारण करते हैं अनुनासिक का, तो जो हवा है, जो वायु है, वो नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती हैं। जैसे कहते हैं आंगन, जैसे कहते हैं नांद, तो इनको किसके रूप में लिखा जाता है? चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे कहते हैं कांच, अब अनुस्वार, अनुस्वार क्या है? अनुस्वार इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में हवा कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं, हवा या वायु, हवा और कह सकते हैं या वायु कह सकते हैं। हवा नाक के द्वारा, नाक के द्वारा बाहर निकलती है, नाक के द्वारा बाहर निकलती है। इनको शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में,
सिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में, यानी सिरोरेखा के ऊपर बिंदु कहने का अभिप्राय है ये, सिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लिखा जाता है, बिंदु के रूप में लिखा जाता है, बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे अंक, कंचन, पंख, कंक, चंचल, तो क्या है? अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है। यानी हिंदी के जो स्वर हैं, हिंदी के स्वर अपने आप में 11 के 11 स्वर हैं, वो क्या है? निम्नुनासिक हैं। लेकिन उनमें निम्नुनासिक है, अनुनासिकता उनमें लाई जाती है। और जो अनुस्वार हैं उनका उच्चारण नाक से होता है और सिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लिखे जाते हैं। लेकिन अनुनासिक हैं वो चंद्र बिंदु के रूप में लिखे जाते हैं। वर्तमान जो वर्तनी है, वर्तमान वर्तनी में अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के रूप में भी, होता है। पंचम वर्ण के रूप में भी होता है। जैसे जैसे हम लिखते हैं मंजो, तो ये जो अनुस्वार हैं, ये अनुस्वार इस जय का पंचम वर्ण है। कहने का अभिप्राय है कि मैं और जय का पंचम वर्ण, यानी जय है वो चय वर्ग का यानी दूसरा वर्ण है, तो चय वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? ये और ये, यानी इस आगामी जो वर्ण है इसका पंचम है। इससे पहले इसका उच्चारण होता है और पहले उच्चारण होने के साथ ये यानी स्वर रहित रूप में यहां प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं अंबर। अब ये जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार इस बै का, यानी जो बै है ये किस वर्ग में आता है? पै वर्ग में। पै, फै, बै, भै, मै, तो इसका क्या है? पंचम है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो अनुस्वार है इसने मै का स्थान लिया है, पंचम का स्थान लिया है, अंबर। इसके अलावा जैसे हम कई बार लिखते हैं इंदु, तो दै है वो तय वर्ग का दूसरा वर्ण है, पंचम वर्ण न होता है, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इंदु। तो वर्तमान वर्तनी में अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के रूप में भी होता है। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी विसर्ग की। किसकी? विसर्ग की। विसर्ग का जो उच्चारण है, इसका उच्चारण है वो स्वर रहित है की तरह होता है। किसकी तरह होता है? स्वर रहित है किस तरह होता है। और इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। तत्सम शब्दों में किया जाता है।
तत्सम शब्दों में किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं प्रातः, सवतः, इस तरह से। तो जितने भी तत्सम शब्द हैं वहां इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, अगर इसका क्या पूछ लिया जाए, उच्चारण स्थान, क्या पूछ लिया जाए, उच्चारण स्थान, तो है का उच्चारण स्थान कंठे है, लेकिन विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, काकल्य है। क्या है, काकल्य है। और इन तीनों को अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, इन तीनों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अयोग वाहे। क्या कहा जाता है, अयोग वाहे ध्वनि के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, अयोग वाहे ध्वनि के नाम से इन तीनों को जाना जाता है। ये जानकारी हमें वर्ण विचार के साथ साथ जरूरी है, आवश्यक है। अब हम आगे की जो क्लास होगी उसमें हम वर्ण, जो ये वर्ण हैं, इन वर्णों का वर्गीकरण करेंगे, वर्णों का वर्गीकरण करेंगे, जहां से अधिकतर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी है, ये क्लास है अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसको अपने जो मित्र हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपके साथी, उन तक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।